गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन करंट अफेयर्स, पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित बेहतरीन करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के प्रश्न भी जो आपको मिलेगा। प्रतिदिन आपको 7:30 बजे सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। आप प्रतिदिन सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर 7:30 AM पर जुड़िए, AM पर आप जुड़िए और बेहतरीन करंट अफेयर्स पाएं। आपके स्टैटिक जीके बताए जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल खबरें जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। एसएससी का सीजीएल प्री बरस में, CHSL, एसएससी जीडी के लिए स्पेशली और सीजीएल के लिए स्पेशली, CPOSI और सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो इसको देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का करंट अफेयर्स होगा, उसका पहला प्रश्न जो हमारा होगा आपके स्क्रीन पर ये है। बीसीसीआई की नई नीति के अनुसार महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक टेस्ट मैच के लिए कितनी राशि दी जाएगी? बीसीसीआई ने अपनी नई नीति निकाली है। अब महिला खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के समान ही क्या मिलेगा? प्रत्येक टेस्ट मैच के लिए पुरुष खिलाड़ियों के समान ही राशि दी जाएगी। अब ये बढ़ाकर कर दिया गया, पहले जो है ना ये 15 लाख रुपए कर दिया गया है। 15 लाख रुपए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अब जो है बीसीसीआई ने नई नियम निकाले हैं और इनके अनुसार महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक टेस्ट मैच के लिए कितनी राशि? अब महिला पुरुष दोनों के लिए समान, महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मैच फीस, दोनों के लिए समान मैच फीस होगा, दोनों का बराबर होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों के लिए बराबर मैच फीस होंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि 15 लाख रुपए टेस्ट वनडे के लिए 6 लाख, T20 के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। टेस्ट 15 लाख, वनडे 6 लाख और T20 में 3 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके का रुपए इतने मिलेंगे। तो अब महिला खिलाड़ियों को भी बराबर जो है यह मिलेगा। अगले साल मार्च 2023 से महिला IPL भी शुरू होने जा रहा है। मार्च 2023 से महिला IPL शुरू होगा। तो भी ध्यान रखेंगे, ये भी एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मार्च 2023 से महिला IPL शुरू होगा। पुरुष IPL खेला जाता है, पुरुष IPL 2008 से खेला जाता है, 15 संस्करण उसके हो चुके हैं। तो 15 लाख रुपए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो इसका है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और बीसीसीआई के सचिव जो हैं वो हैं जय शाह। बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ना, देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कुल 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिनमें
तीन लोगों को मरणोपरांत, तीन लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा, है ना। याद रखेंगे, इसमें से तीन लोगों को मरणोपरांत दिया जाना है। तो अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे प्रसून जोशी, अजीत डोभाल और बिपिन रावत है ना, ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी डी, इन तीनों को दिया जाएगा। ये मरणोपरांत हैं, मरणोपरांत। भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी, भारत के पहले सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस थे, जो कि तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान है। तो इन तीन लोगों को यहां दिया गया है, और दो लोग और हैं। लेखक और गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, हम देखेंगे गिरीश चंद्र तिवारी लेखक और गायक हैं, लेखक और गायक हैं गिरीश चंद्र तिवारी, ये चौथे हो गए, है ना। और पांचवें व्यक्ति जो हैं जिनका नाम है साहित्य और पत्रकारिता के स्वर्गीय बीरेन डंगवाल, स्वर्गीय बीरेन डंगवाल, ये भी हो जाएंगे स्वर्गीय बीरेन डंगवाल, साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता में इसके लिए स्वर्गीय बीरेन डंगवाल और स्वर्गीय बिपिन रावत, सेना क्षेत्र में अजीत डोभाल जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं। और प्रसून जोशी फिल्म और टीवी कलाकार, फिल्म और टीवी के निर्देशक रहे हैं, फिल्म और टीवी के जो है भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये पांच लोगों को दिया गया है ना, जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान, पांच लोगों को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बिपिन रावत, स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी और स्वर्गीय बीरेन डंगवाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिलाओं, फोर्ब्स पत्रिका ने 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है। फोर्ब्स ने 20 एशियाई महिलाओं उद्यमियों की सूची जारी की है, जिसमें से 3 जो है भारतीयों को शामिल किया गया है। 3 भारतीय महिला उद्यमी हैं जिनको फोर्ब्स ने इस सूची में शामिल किया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सोमा मंडल, नमिता थापर और गजल अलग। सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग, है ना, गजल अलग। तो 3 लोगों को शामिल किया गया है इस लिस्ट में, याद रखिएगा। 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में इनको शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच कारोबार बढ़ाने में सफलता हासिल की है। सफलता हासिल की है।
सोमा मंडल जो है, सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन, सेल की चेयरपर्सन, सेल की चेयरपर्सन। नमिता थापर जो है एक एम क्योर फार्मा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम क्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना। एम केयर फार्मा मेडिसिन कंपनी है ना। और गजल अलग जो है गजल अलग होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर, होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर, की को फाउंडर हैं। तो 3 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, है ना। गजल अलग है ना, इन 3 महिलाओं को शामिल किया गया फोर्ब्स की सूची में। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुआ अनिश्चितताओं के बारे में अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सूची में हासिल की है, इसलिए इनको किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे, कहां पर? तो ये करेंगे कंबोडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा। कंबोडिया में भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी भाग लेने पहुंचे हैं, पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी भाग लेने पहुंचे हैं, और साथ ही साथ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन जो कंबोडिया के में होगा वहां भी भाग लेने पहुंचे हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उपराष्ट्रपति नोम पे में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, यह भी आप याद रखिएगा। 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पे में आयोजित होगा, और ये जो होगा ये 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पे में आयोजित होगा, नोम पे में आयोजित होगा। तो याद रखेंगे 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पे में आयोजित होगा। उन्नीसवीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी 11 से 13 नवंबर की यात्रा पर गए हैं। 19वीं ये जो होगा ना भारत आसियान शिखर सम्मेलन, 19वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन 11 से 13 नवंबर के बीच आयोजित होगा। कहां पर होगा? तो ये कंबोडिया में होगा, याद रखिएगा, कंबोडिया में इसका आयोजन होगा। इस यात्रा में जगदीप धनखड़ के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। एस जयशंकर भी
उपराष्ट्रपति के साथ गए। उपराष्ट्रपति के साथ गए हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा ये, आपको पूरे तरीके से याद रखना है ये सारी बातों को। चलिए, कंबोडिया की राजधानी नोम पे, कंबोडिया में ही है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। याद रखिएगा, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कन्नड़ रत्न पुरस्कार वाईकेसी वाडियार को दिया गया है। इसका सही जवाब होगा वाईकेसी वाडियार। कन्नड़ रत्न पुरस्कार सी सही जवाब होगा, है ना। वाईकेसी वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार। पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णराजा चामराजा, पूर्व शाही परिवार के सदस्य, पूर्व शाही परिवार, पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर, वाई से हो जाएगा यदुवीर, यदुवीर कृष्णराजा, कृष्णराजा चामराजा, चामराजा वाडियार। ये पूरा नाम है। वाडियार को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के लिए चुना गया है ना। इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए, किसने जो है बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक एक मंच लॉन्च किया है? फ्लड हब नामक एक मंच लॉन्च किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जवाब हो जाएगा गूगल। ये काम गूगल ने किया है। गूगल ने एक मंच लॉन्च किया है। फ्लड हब नामक एक मंच गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल अपनी बाढ़ पूर्व सेवाओं का विस्तार किया, जिसमें पहली बार 2018 में भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व 18 देशों में पेश किया था। 2018 में गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान, गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान को 18 देशों में लॉन्च किया था। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए 18 देशों में लॉन्च किया था। पहली बार तो भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया के 18 देशों में पेश किया था। तो फ्लड हब भी लॉन्च कर दिया, प्लेटफॉर्म जो बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदर्शित करता दिखाएगा। यह काम गूगल ने किया है। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गूगल के बारे में लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, अगर हम गूगल के बारे में देखें, गूगल, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने मिलकर स्थापित किया था। पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी जो है अल्फाबेट,
अल्फाबेट इंक, सीईओ सुंदर पिचाई, और गूगल का जो हेड ऑफिस है वो है कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हेड ऑफिस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना, गूगल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पूरी बात याद रख लीजिएगा गूगल के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विधि आयोग, विधि आयोग लॉ कमीशन बोलते हैं इसको, लॉ कमीशन, लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, कौन बने हैं? तो लॉ कमीशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा जो नए बने हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अक्टूबर 2021 से 2022 के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ऋतुराज अवस्थी, जिनको 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को सूचित किया जाने के बाद 2 साल के लिए यह नियुक्ति हुई है। विधि आयोग गैर सांविधिक निकाय है। विधि आयोग, विधि आयोग विधि आयोग गैर सांविधिक निकाय है और गैर भारत 1955 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। पहले विधि आयोग 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ था, है ना। याद रखिएगा 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ था पहला विधि आयोग। तो इस याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? 53वां 53 नंबर का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा, जबकि पारंपरिक रूप से हमेशा गोवा में ही होता है, गोवा में आयोजित किया जाएगा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। याद रखिएगा।
20 से 28 नवंबर 2022 तक, 20 से 28 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन होगा। 20 से 28 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में, है ना, इसकी किया जाएगा। चलिए, गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम जो है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और गोवा विधानसभा में जो है, विधानसभा में 40 सीट है। गोवा विधानसभा में 40 सीट है। हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, स्केचर्स इंडिया। तो स्केचर्स इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो बनाया है कृति शेनन को। किसको बनाया है? कृति शेनन इज द राइट आंसर। कृति शेनन को स्केचर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। फैशन और लाइफ स्टाइल श्रेणियों में चेहरा होगी आगामी स्केचर्स टेस्ट अभियान में। लाइफस्टाइल फुटवियर ब्रांड स्केचर्स इंडिया क्या है? एक फुटवियर ब्रांड है। फुटवियर, फुटवियर एक फुटवियर ब्रांड है। फुटवियर ब्रांड है। स्केचर्स इंडिया एक फुटवियर ब्रांड है ना। इसने कृति शेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कृति शेनन एक अभिनेत्री हैं। कृति शेनन एक अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री, एक अभिनेत्री हैं, है ना, खास करके फिल्म अभिनेत्री हैं, है ना, कृति शेनन। 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेला, 8 दिनों की जो प्रतिष्ठित पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 8 दिनों की प्रतिष्ठित पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला राजस्थान में, है ना, लगाया जाता है, यहाँ आयोजित किया जाता है। और पुष्कर मेला जो है, जो लिखा है कितने दिनों का? 8 दिनों का होगा, है ना। पुष्कर मेला मेजबानी कौन कर रहा है? तो पुष्कर में ही लगता है। पुष्कर जो है ये राजस्थान में, राजस्थान, है ना, राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिवसीय पुष्कर मेला 1 से 9 नवंबर तक इसका किया गया आयोजन। 1 से 9 नवंबर तक। एक से 9 नवंबर तक किया जा रहा है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला या कार्तिक का मेला कहा जाता है। इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। ऊंट मेला भी कहा जाता है। पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। पशु खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ पर पुष्कर मेला, पुष्कर ऊंट मेला या पुष्कर का मेला भी, कार्तिक मेला भी कहते हैं इसे। इसको कार्तिक मेला भी कहा जाता है। कार्तिक मेला भी कहते हैं, इसे कार्तिक मेला भी कहते हैं। इस बार इसमें ऊंटों, पशुओं को इसमें नहीं लाया गया है। कारण क्या है? इस मेले में पूरे राज्य के मवेशी, ऊंट और घोड़ों जैसे पशुओं का व्यापार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पवित्र पुष्कर झील की तीर्थ यात्रा के लिए भी है। पुष्कर झील की यात्रा भी होती है। महत्वपूर्ण मौसम के लिए लोग जाते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें आयोजित होते हैं।
ऊंट दौड़ भी पुष्कर उत्सव 2022 के प्रमुख आकर्षण में से एक है। कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं पुष्कर मेला। पशुओं में ढेलेदार चर्म रोग फैलने के कारण लोकप्रिय पशु मेले के बिना पुष्कर मेला होगा। अब इसमें इस बार पशु मेला नहीं आएगा, इस बार पशु नहीं होंगे, क्योंकि उनमें ढेलेदार चर्म रोग फैला है। तो पशुओं में जो है ना ढेलेदार चर्म रोग जो फैला है, उसके कारण इस बार पुष्कर मेला बिना पशुओं के लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, पुष्कर राजस्थान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखेंगे पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में लगता है। चलिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।